हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मराठा स्टेट। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह शिवाजी औरंगजेब के कैद से बड़ी चतुरता के साथ निकलते हैं और कैसे जो है जब शिवाजी उसके दरबार में जाते हैं और तृतीय मनसबदारों की लाइन में जो है उनको सीट दी जाती है बैठने के लिए और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर उनको कैद कर लिया जाता है और किस तरीके वहाँ से वो निकलते हैं और फिर जो है दक्षिण भारत में पहुँचते हैं। और पहुँच करके उनको लगा कि अब हमें जो है छत्रपति सम्राट की उपाधि धारण करनी चाहिए। और फिर जो है वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक जिसने कराया था वो काशी का व्यक्ति था और उसका नाम था गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट ने रायगढ़ के किले में 1674 में उनका राज्याभिषेक कराया। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया और शिवाजी ने तब जो है छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि धारण की और अपने को सूर्यवंशी माने। फिर जो है शिवाजी मराठा स्टेट के नाम से अपना राज्य जो है चलाने लगते हैं। और मराठा राज्य को शिवाजी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उस स्टेट को, उस राज्य को साम्राज्य में तब्दील किया तो वह पेशवा था बालाजी बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव प्रथम जो है उस मराठा स्टेट को, मराठा राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित किया था। वह जो है 40 युद्धों का विजेता था। 40 युद्ध उसने अपने समय में लड़ा और किसी भी युद्ध में वह पराजित नहीं हुआ था। और मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों की नाक में दम कर दिया था शिवाजी ने। और शिवाजी अपने समय में जब तक वो रहे दक्षिण भारत में औरंगजेब की दाल नहीं गले। और इतिहासकारों ने कहा है कि दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब की जान ले ली। दक्षिण के फोड़े ने अंग्रेजों की, औरंगजेब की जान ले ली। और शिवाजी का जो अष्ट मंत्रिमंडल था, अष्ट मंत्रिमंडल, शिवाजी राजा थे, छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया था अपने आप को। और जो अष्ट मंत्रिमंडल था तो उसके कारण जो है शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। और क्या हुआ, सामाजिक स्तर में प्रतिष्ठा का इजाफा हुआ और अधीनस्थ जागीरदार शिवाजी के अधीन हो गए। जो तमाम छोटे छोटे जागीरदार थे मराठों से, वह शिवाजी के अधीन हो गए। और दूसरा जो है वह हुआ बराबरी का स्टेट। शिवाजी को जो अन्य रियासतें थी, चाहे वो गोलकुंडा हो, बीजापुर हो, हैदराबाद हो या फिर अन्य
चाहे उन सब के बराबर जो है शिवाजी का भी स्तर सिंहासन हो गया। और इससे जो है शिवाजी का बहुत पूरे दक्षिण भारत में उनका बोलबाला हुआ और उनके नाम का डंका बजने लगा, उनके नाम का डंका बजने लगा। फिर जो है अब आते हैं उनका मंत्रिमंडल। उस मंत्रिमंडल को हम देखते हैं। शिवाजी का मंत्रिमंडल, शिवाजी छत्रपति थे, उसके बाद पेशवा। पेशवा जो पद था, पेशवा जो पद था वह आनुवंशिक नहीं था, वह आनुवंशिक नहीं था। एबिलिटी के, योग्यता के आधार पर पेशवा का पद था। बाद में ये जो है पेशवा का पद जो है वह वंशानुगत होता है बालाजी विश्वनाथ के समय। बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद जो है वह वंशानुगत होता है। शुरू में वंशानुगत नहीं था और पेशवा एक तरीके से आधुनिक समय में प्रधानमंत्री की तरह था, आधुनिक समय में प्रधानमंत्री की तरह था। वह संपूर्ण राज्य की देखभाल करता था और संपूर्ण राज्य के आंतरिक सुरक्षा के मामलों की पूरी जिम्मेदारी पेशवा की थी। और दूसरा जो है वो अमात्य था, दूसरा जो है अमात्य का पद था। जैसे आज के समय में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वित्त मंत्री, उसी तरीके मुगल मराठा साम्राज्य में अमात्य का पद था। और तीसरा पद जो था, तीसरा मंत्रिमंडल का जो मेन पद था वह था सुमंत, उसका नाम था सुमंत। और यह जो है विदेशी मामलों, इसका मतलब इसको हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, इसको हम फॉरेन, प्रेजेंट टाइम में फॉरेन मिनिस्टर के नाम से, विदेश मंत्री के नाम से भी जान सकते हैं। इसका जैसे कोई राज्य है उस पर डिप्लोमेटिक तरीके, कूटनीति के माध्यम से उस स्टेट से बातचीत करना है या फिर उस पर अटैक करना है या अपने राज्य सीमा विस्तार बढ़ाना है अपने देश का, अपने स्टेट का, तो वो सब बातें जो है वो पहले विदेश मंत्री बात करता था, अर्थात सुमंत बात करता था, और तब जो है लास्ट में जो है छत्रपति बात करते थे। यह तो हो गया आपका सुमंत। और चौथा पद जो था वो चिटनिस, उसका नाम था चिटनिस। चिटनिस का कार्य जो था वो पत्र व्यवहार था, पत्र व्यवहार अर्थात डाक विभाग जो है वह उसके पास था, चिटनिस के पास। और अगला जो है पत्र व्यवहार मतलब डाक संबंधी मामले जो है चिटनिस के पास थे। और पांचवा है वाकिया नवीस, पांचवा जो है वाकिया नवीस, यह जो है राज दरबार की दैनिक कार्यवाही, राज दरबार की दैनिक कार्यवाही देखता था। अर्थात इसको प्रेजेंट टाइम में संसदीय कार्य मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री का कार्य इस समय है, वही कार्य जो है उस समय मराठा पीरियड में वह वाकिया नवीस का पद जो था वही कार्य वाकिया नवीस करता था। और अगला पद है उसका नाम है पंडित राव। अगला पद है उसका नाम है पंडित राव। पंडित राव जो है अनुदान से संबंधित कार्य देखता था। पंडित राव अनुदान से संबंधित कार्य देखता था। इसका मतलब यह हुआ
कि जैसे कोई पेशवा है या फिर मंत्री है या फिर जागीरदार है या फिर सेनापति है। सेनापति, उसका तो कुछ निश्चित वेतन और उसके अलावा जो है उसको कहीं की जागीरदारी दे दी जाए, किसी क्षेत्र की मालगुजारी दे दी जाए कि आधा वेतन इससे और कुछ जो है आप टैक्स वसूल लीजिए, उससे जो है आपका वेतन के रूप में होगा। तो यह हुआ अनुदान से संबंधित मामले। फिर अगला जो है वह है न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब न्याय करना, जजमेंट करना, किसी मामले पर जो है निर्णय देना। लेकिन अंतिम निर्णय मूल रूप से, अर्थात ये मान लिया CJI का कार्य जो है वह छत्रपति करते थे। वह कौन करते थे? छत्रपति। बाकी जो है अन्य कार्य, मतलब मुख्य तो अंतिम निर्णय छत्रपति का था, बाकी सारा काम जो है न्यायाधीश का था। और अगला जो है वह है सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत अर्थात सेना में भर्ती, सैनिकों की भर्ती, सेना से संबंधित जितने भी मामले, रसद, सेना में तोप, सेना में जो है तलवार, घोड़े, ये सब सारी चीज़ों की देखभाल जो है वो करता था सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत करता था। और छत्रपति अर्थात राजा, वह जो है वंशानुगत पद था। शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद जो है शिवाजी द्वितीय, फिर उसके बाद शाहू। शाहू और शिवाजी द्वितीय में जो है वो संघर्ष होता है, खेड़ा का युद्ध होता है और उसमें अंततः जो है वह विजय होती है शाहू की। यह जो है वंशानुगत पद था। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग कि कंपटीशन में यह सवाल पूछा गया है कि जो अष्ट मंत्रिमंडल शिवाजी का था उसमें कौन से दो ऐसे पद थे या ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, बाकी लोग युद्ध में भाग लेते थे। तो वह जो था वह आपका एक था न्यायाधीश, एक था न्यायाधीश और दूसरा था पंडित राव। न्यायाधीश और पंडित राव, यह दो व्यक्ति जो अष्ट मंत्रिमंडल था उसमें यह दोनों व्यक्ति युद्ध में भाग नहीं लेते थे, बाकी लोग युद्ध में भाग लेते थे। फिर जो है पंडित राव और न्यायाधीश, देखिए मैंने बता दिया पंडित राव न्यायाधीश वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे। और मैंने ये भी आपको बताया कि बाजीराव प्रथम जो है वह सबसे योग्य व्यक्ति था और मराठा राज्य को साम्राज्य में तब्दील किया था। 40 युद्धों का विजेता था और बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया था। फिर आगे आते हैं शिवाजी जो है मुगल साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में दो मुख्य टैक्स के रूप में, कर के रूप में वसूले जाते थे। दो टैक्स थे। मैंने बताया था कल की जो है मराठा जो स्टेट था वह एग्रीकल्चर की दृष्टि से, कर की दृष्टि से ठीक नहीं था। उसका कारण यह था कि वहाँ कृषि कम मात्रा में होती थी, उपजाऊ भूमि नहीं थे। तो मराठे जो है वह एक
टैक्स लगाए थे उसका नाम था चौथ। और चौथ जो है मराठों के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण था और उनके विघटन का, उनके विनाश का भी यह कारण बना। वह टैक्स था चौथ। मराठे जो है चूंकि वो सेना की दृष्टि से बहुत मजबूत थे और ताकत थी उनमें, और इस स्वतंत्र प्रेम था उनमें, वो चारित्रिक दृष्टि से मजबूत थे। और वो क्या करते थे, वो जो है किसी राज्य पर, अपने अगल बगल स्टेट पर वो अटैक करते थे, चाहे वो बंगाल प्रांत हो, हैदराबाद हो, उस पर अटैक करते थे। फिर अटैक करके, चाहे बीजापुर हो, अटैक करते थे और अटैक करके उसको पराजित कर देते थे। जब पराजित कर देते थे तो उस साम्राज्य को, उस राज्य को अपने में नहीं मिलाते थे, बल्कि उस राज्य को वापस करके और कहते थे कि आप जो है, आपके यहाँ 1/4, अगर आपके यहाँ 100 क्विंटल गेहूं हो रहा है तो 25 क्विंटल हमको चाहिए। 1/4 हिस्सा मुझे चाहिए। राजस्व का 1/4 भाग वो लेते थे और इसी को कहा जाता है चौथ। इसी को कहा जाता है चौथ। और दूसरा था ये चौथ है, 1/4 मैंने बताया। और पड़ोसी राज्यों से लेते थे, ये भी मैंने आपको बताया, पड़ोसी राज्यों से लेते। और दूसरा जो उनका टैक्स था वह जो था सरदेशमुखी था। दूसरा जो टैक्स था वह सरदेशमुखी था, अर्थात सबसे, सरदेशमुखी का मतलब हुआ सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड, जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा जमीन। पहले तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ देखें, देशमुख और सरदेश, उसमें आगे थोड़ा सा सरदेश, सर और जुड़ गया, देशमुख उसके आगे सर और, तो सरदेशमुख। सबसे बड़े जो है शिवाजी, जो देशमुख होते थे, जो उसमें छोटे छोटे लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े होते थे, तो उनसे बड़े शिवाजी। और जो देशमुख होते थे वह अपने राज्य का, अपने जागीरदार का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग जो है वो टैक्स के रूप में देते थे। और उससे जो है छत्रपति का खर्च चलता था, उससे छत्रपति का खर्च चलता था। जो देशमुख हैं, जैसे विलास राव देशमुख या ये सब जो है वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, एक तरीके से जागीरदार कह लीजिए, या फिर आप इनको जो है जमींदार कह लीजिए। तो ये जमींदार जो है वो 1/10 भाग टैक्स देते थे, उससे छत्रपति का खर्च चलता था। और जो सरदेशमुखी कर था उससे जो है राज्य का खर्च चलता था। ये 2 टैक्स हो गए। और मैंने ये बताया कि जो वो चौथ कर था, इसी से जो है मराठों से अन्य राज्य जो है वो रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। और जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तो भारत के अन्य स्टेट जो है वो अंदर अंदर चाह रहे थे कि मराठे पराजित हों, क्योंकि यह हम लोगों से जो चौथ टैक्स लेते हैं उसी से वो परेशान रहते थे और उनके मन में रहता था कि मराठे जो है हार जाएं। फिर जो है शिवाजी 2 अप्रैल 1680 को इनकी 80 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, बुखार से जो है अब मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र जो है
संभाजी जो है वह छत्रपति की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ होता है। एक बात और बता दें कि जो संभाजी था वह योग्य व्यक्ति नहीं था, वह योग्य व्यक्ति नहीं था। जब शिवाजी अपने जीते जी अपने अल्पवयस्क पुत्र राजा राम को जो है, अपने अल्पवयस्क पुत्र राजा राम को कोकण की रियासत दे देते हैं, तब जो है संभाजी ने उसी समय विद्रोह कर दिया था और विद्रोह कर दिया था और वो जो है मुगल सेनापति दिलेर खां से जो है हाथ मिला लिया था। संभाजी जो है वो दिलेर खां से जो है वह हाथ मिला लिया था और इसलिए संभाजी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। और एक बात थोड़ा सा आप इसको यहाँ देख लें, संभाजी का कार्यकाल जो था वह 1680 से 1689 था। 1680 से 1689 था। यहाँ थोड़ा सा आप लोग एक पॉइंट आउट नोट करें, देखें कि जब औरंगजेब का पहला वाला पुत्र जो है उसका नाम जो था अकबर द्वितीय, उसका नाम था अकबर द्वितीय, यह भी जो है औरंगजेब के कार्यकाल में विद्रोह कर दिया था और दक्षिण भारत की ओर भाग आया था। जब दक्षिण भारत की ओर ये भागा था तो उसी समय संभाजी ने जो है इसको आश्रय दिया था। संभाजी ने जो है इसको आश्रय दिया था और जब संभाजी ने इसको आश्रय दिया था तब औरंगजेब बहुत नाराज हुआ मराठों से और उसने जो है अपने एक सेनापति को भेजा था और उसका नाम था मुबारिज खां। उसका नाम था मुबारिज खां। और मुबारिज खां जो है वो 1689 में, और यह स्थान है संगमेश्वर का युद्ध, यह स्थान है संगमेश्वर का युद्ध, उसी में जो है मुबारिज खां ने संभाजी की निर्मम हत्या कर दी थी। और कहीं कहीं इतिहास में यह भी मिलता है कि मुबारिज खां ने जो है या मुबारिक खां ने संभाजी को पकड़कर कैद कर लिया और औरंगजेब के दरबार में ले गया था और औरंगजेब ने जो है संभाजी ने कहा था कि मुझे अपने आपकी पुत्री से शादी करना है और फिर जो है औरंगजेब क्रोधित होकर के संभाजी की हत्या कर दिया था। यह बात दो तरीके से इतिहास में मिलती है। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखें कि 1689 में जो है संभाजी की हत्या हो जाती है और जब संभाजी की हत्या हो जाती है औरंगजेब के माध्यम से तो मुगलों ने जो है संभाजी के पुत्र शाहू को जो है वो बच्चा था उसको उठा ले गए थे और मुगल दरबार में उसका पालन पोषण हो रहा था। इधर जब 1689 में संभाजी की हत्या हो जाती है तब जो है गद्दी पर संभाजी का छोटा भाई, उसका नाम था राजा राम। राजा राम जो है गद्दी पर बैठता है और छत्रपति की उपाधि धारण करता है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ और ध्यान रखें कि 1686 में जो है 1686 में गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिला लिया था। बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और
1689 से 1707 के समय का जो दक्षिण में औरंगजेब की विजय चल रही थी, वही जो है वह फोड़े के रूप में सिद्ध हुआ और औरंगजेब की जान ले ली, औरंगजेब की जान ले ली। फिर राजा राम जो है वो गद्दी पर बैठते हैं 1689 से 1700। 1689 से 1700 राजा राम जो है वो छत्रपति के रूप में गद्दी पर बैठता है और मुगलों से संघर्ष इसका जारी रहता है। मुगलों को टक्कर दिया तो राजा राम ने, अंततः राजा राम भी संघर्ष में मारा गया। अंततः जो है राजा राम भी संघर्ष में मारा गया और उसके बाद जो है राजा राम की पत्नी जो थी उसका नाम था ताराबाई, और ताराबाई और राजा राम का जो अल्पवयस्क पुत्र था उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, उसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की संरक्षक के रूप में माँ ताराबाई, वह जो है गद्दी पर सिंहासनारूढ़ होता है और ताराबाई संरक्षक के रूप में शासन चलाते हैं। और इस समय, इस जो टाइम चल रहा था, इस समय जो मराठों के और छोटे छोटे पेशवा थे या जागीरदार थे, वो आपस में टकरा रहे थे। यहाँ पर उत्तराधिकार संबंधी बहुत सारे युद्ध हो रहे थे और जिसमें जो है इसको जो है मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मराठे जो है स्वतंत्र होना चाहते थे। जो शिवाजी ने जो राज्य चलाया था, संभाजी ने, राजा राम ने, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है वो आपस में लोग संघर्ष करने लगते हैं, अपने को स्वतंत्र, सब अपने अपने को करना चाहते हैं। और इसी समय जो है ये कार्यकाल जो है आपका शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल 1700 से 1707, 1700 से 1707 और 1707 में जो है जब ये लग रहा था कि मराठे पराजित होंगे, तो उसी समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब मुगल साम्राज्य अवनत की ओर बढ़ने लगता है। जहां मराठे लग रहा था पराजित होंगे, वहां अब मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसका जो पहला पुत्र मुअज्जम जो था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, वह 63 साल में गद्दी पर बैठा था। तो जो आदमी इतनी उम्र हो जाएगी तो वह शासन क्या चलाएगा? वह समझौतावादी नीति का पालन करता है और युद्धों से बचना चाहता है, और युद्धों से बचना चाहता है। हाँ, यहाँ पर मुगलों ने एक चतुरता दिखाई थी। जो शाहू थे, जो संभाजी का पुत्र था, वो मुगल दरबार में था और वह विलासी प्रकृति का हो गया था, और उसको जो है 1707 में मुगलों ने उसको रिहा किया केवल मराठों को लड़ाने के लिए, क्योंकि जो छत्रपति थे उस समय, वह छत्रपति थे शिवाजी द्वितीय और उनकी संरक्षक थे माँ ताराबाई। शिवाजी द्वितीय और शाहू जी में संघर्ष होता है, और यहाँ पर जब संघर्ष होता है तब मुगल और पेशवा कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ और साहू जी, यह एक अलायंस बनता है, एक गठबंधन बनता है। और जब तीन लोग एक तरफ से और एक तरफ से अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय, जिसकी माँ ताराबाई थी, तो और यह युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा के युद्ध में शाहू जी की विजय होती है। इस युद्ध में शाहू जी की
विजय होती है और शिवाजी द्वितीय की हार होती है। तो यह आज का टॉपिक था और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोग ध्यान से सुने वीडियो को। जहाँ कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।